अब हम आ जाते हैं अपने बहुप्रतीक्षित और बहुत ही फेमस, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच, जो हमारे साथ ग्रुप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आने वाला है, जिसका बहुत ही ज़्यादा पोएट्री में यूज होता है। और इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं फिगर्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। फिगर्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, नोट करने आप लोग। इमेजिनेशन पे बेस्ड करके जो फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, इसमें हम लोग पर्सोनिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, और हम लोग इसमें पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन के अलावा जो दूसरा है प्रोजोपोइया एक है, इसके बाद पर्सनल मेटाफर भी है, पैथेटिक फैलेसी जो कि बहुत ही फेमस है, पैथेटिक फैलेसी वो हमको पढ़ना है, ठीक है। ये कुछ फेमस वाले हैं, हम एपास्ट्रॉफी हमको पढ़ना है, और इसी में हम हाइपरबली भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये 5-6 हैं, ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा। तो हम इस पे मुख्य रूप से अब जिस वाले फिगर ऑफ स्पीच पे हम ज़्यादा समय देने वाले हैं, ये अंतिम ग्रुप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। इसके बाद जितने हैं उनके बहुत थोड़े थोड़े एग्जाम्पल दे के बहुत आराम से समझाया जा सकता है, ठीक है। बस तो देखते हैं फिर, सबसे पहला ही हम लेते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को तो मेरे ख्याल से कोई मोहताज नहीं है, पर्सोनिफिकेशन के डेफिनेशन के लिए आप सभी को पता है। तो आगे बढ़ते हैं, सीधे डेफिनेशन लिखते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। लिखिए, पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which the attributes of a person are transferred. Attribute of a person are transferred to inanimate are abstract things, ठीक है। तो जो एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये होता है एट्रीब्यूट्स का मतलब। तो द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन आर ट्रांसफर्ड टू इनएनिमेट और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। नोट कर लिया इतना सभी ने? यस। एक लाइन और लिख लीजिए, ताकि चाहे छोड़ दीजिए, क्या इसको ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन करने की डेफिनेशन को ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही समझ लीजिए कि इसमें जो नॉन लिविंग बीइंग हैं, जो आइडियाज हैं, वो ऐसे बिहेव उनके साथ किया जाता है जैसे एज इफ दे वर ह्यूमन बीइंग, जैसे वो ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। तो इस तरह से उनके साथ हम बिहेव करते हैं। अब हम सीधे कुछ एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे एक आप लोग को बहुत ही फेमस एग्जाम्पल याद होगा, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये बहुत फेमस लाइन है, कोटेशन है, जो कि हम लोग अक्सर बोलते हैं स्पीकिंग के दौरान। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, बताइए, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। यानी अपॉर्चुनिटी जो है आपके दरवाजे पे जरूर दस्तक देती है, लेकिन एक बार, और अगर आपने उसे खो दिया तो फिर आपको जिंदगी में सीढ़ियों चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये अपॉर्चुनिटी कैसे है भाई, नॉक कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ठीक है, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और ये जो है ऐसे भी है, क्योंकि नॉक करने का काम तो ह्यूमन बीइंग का है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नॉक कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। क्लियर है सभी को? बहुत इजी है। अब हम आगे कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम पर्सोनिफिकेशन की बात करेंगे तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि पर्सोनिफिकेशन आज का नहीं है, ये बहुत पहले, मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत जब से आप
ये आप ये समझ लीजिए कि ह्यूमन सभ्यता जो है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास हुआ है तभी से पर्सोनिफिकेशन है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो शुरू के लोग थे वो पैगन थे, यानी प्रकृति में विश्वास करते थे। और वो लोग जो है जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, इन सब को जो है गॉड की तरह, मतलब डिफरेंट जो है गॉड्स मानते थे, देवताओं की तरह इनको पूजते थे। सूर्य देवता, आप लोग को अभी भी याद होगा सूर्य देवता, आप महाभारत में देखिए सूर्य देवता का वर्णन है, ठीक है। या आप जितने बैक जाएंगे वेद में, ऋग्वेद में, तो वहां पे ये जितने भी नेचर के एलिमेंट हैं इन सबको गॉड की उपमा दी गई है, ठीक है, डिफरेंट देवी देवता की तरह। तो यानी क्या हुआ कि ये पर्सोनिफिकेशन तो बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज, और छोटे बच्चे, आप अगर पर्सोनिफिकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो छोटे बच्चों से समझिए कि जो हमारे छोटे बच्चे, उनको तो पता ही नहीं चलता है, वो तो अपने हर जो उनके पास इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है उसको भी वो पर्सोनिफाई करते हैं। जैसे एक छोटी सी गुड़िया छोटे बच्चों को दे दो तो वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसके अंदर जान हो। अगर उसे छीन लीजिए तो कहेगी नहीं नहीं मेरे गुड़िया दो, तो उसे ये पता भी नहीं है कि इसके अंदर जान है, लाइफ है कि नहीं है। तो छोटा बच्चा तो लगभग हर चीज को पर्सोनिफाई ही करता है। वो चंदा को देखता है, हम लोग छोटे बच्चों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, चंदा मामा देखो, चंदा मामा देख रहे हैं, सो जाओ बेटा चंदा मामा, चाहे तुमको चंदा मामा देंगे। गाना भी बना है चंदा मामा, दूर के पुआ पकाए पूर के। तो ये सब क्या है, हमारे जो पोएम्स हैं, फेबल्स हैं, बहुत पहले से उन सब में पर्सोनिफिकेशन का बहुत ही ज़्यादा यूज हुआ है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा किसी फिगर ऑफ स्पीच को हम यूज करते हुए पाते हैं तो पर्सोनिफिकेशन बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पर्सोनिफिकेशन का एक मैंने पूरा आपके सामने वो किया है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने बता रहा हूँ और आपको बताना है कि ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है लेकिन किस पोयम का है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट। Sir, honest blindness. Honest blindness. अरे वाह, मतलब बोलना ही ऑन हिज ब्लाइंडनेस का है, ठीक है, बहुत अच्छा, मिल्टन का, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंस को जो है पर्सोनिफाई किया गया है, बहुत अच्छा। हम एक्चुअली ना पर्सोनिफिकेशन के बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को कुछ और भी पढ़ाना चाहते हैं। तो हम ऊपर बस एक दो और कुछ हम वर्क आपको बता दे रहे हैं। प्लीज़ आप लोग वहाँ जाके पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल को ढूंढिए और ग्रुप में भेजिए। जैसे कीट्स का जो है जितने भी पोएम्स हैं सब में पर्सोनिफिकेशन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल, लेकिन एक पोएम जो कि पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल के लिए बहुत ही फेमस है, उसका नाम है ऑटम, ओड टू ऑटम। तो इस पोएम को आप देखिएगा और आप यहाँ से पर्सोनिफिकेशन के जितने भी एग्जाम्पल हैं सर्च करिए, ठीक है। फिर उसके बाद से मैं बस नाम बता रहा हूँ ताकि आप कम से कम ढूंढिए, पढ़िए, सीखिए। फिर उसके बाद से जो है आप कॉलेरिज हैं, कॉलेरिज की कुछ बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स हैं, क्रिस्टाबेल, मतलब ये मैं उन पोएम्स के नाम बता रहा हूँ ना जहाँ पे आपको एक साथ कम से कम 8-10 पर्सोनिफिकेशन मिलेंगे, इसलिए इन पोएम्स को देखिए। तो कॉलेरिज के पोएम का नाम है क्रिस्टाबेल, इनको आप देखिए, इसमें पर्सोनिफिकेशन का बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हमको यहाँ पे टाइम मेरा थोड़ा बच जाए। फिर उसके बाद वर्ड्सवर्थ के सारे पोएम में लगभग आपको पर्सोनिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन एक पोएम का मैं नाम बता रहा हूँ जिसमें ढेर सारे पर्सोनिफिकेशन एक के बाद एक, एक के बाद एक। उस पोएम का नाम है कंपोज्ड अपॉन वेस्ट मिंस्टर, ठीक है, ब्रिज। ये नोट करते जाइए, ये आपको अभी सबको काम करना है इस पे। सितंबर 3, 1802। तो खोजिए आप, क्योंकि ये आपके कोर्स में है राइटर। कम से कम जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, ठीक है, और शेक्सपियर पे जाएंगे, और जो पीजीटी की जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो सबसे खोजना है, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ, ये आपने देखा, ये बहुत ही फेमस मैंने 3 पोएम्स बताए जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ न लेके, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि आप खुद देखिए, क्योंकि आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। हम थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों पे आते हैं। टेक्निकल चीज़ ये है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पर्सोनिफिकेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या अंतर है,
तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? पर्सनिफिकेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेट, चूंकि आप सभी पढ़ चुके हो, आप सभी ने पढ़ लिया है ट्रांसफर्ड एपिथेट। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ट्रांसफर एपिथेट आपने पढ़ा है। जब आपने ट्रांसफर्ड एपिथेट पढ़ा तो आपने वहां भी पाया था कि जब कोई इनएनिमेट थिंग है, ठीक है, कोई नॉन लिविंग बीइंग है, उसके पहले कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक डाल दिया जाए, उसके एपिथेट के रूप में, उसके एडजेक्टिव के रूप में किसी एक ऐसे वर्ड का यूज किया जाए जो कि वो लिविंग बीइंग की क्वालिटी हो, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर एपिथेट। ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ऐसे भी एग्जाम्पल बता दूंगा जहां पे ऐसे और भी एग्जाम्पल आए हैं और वहां पे बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि उसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट माने कि पर्सनिफिकेशन माने। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूं। मैंने कहा द थर्स्टी, मैं बहुत ज्यादा आपको डीप ले जाके और अच्छी अच्छी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। द थर्स्टी अर्थ सोक्स अप, सोक्स अप मतलब सुखा देता है, सूख लेता है, द रेन। ठीक है। द थर्स्टी अर्थ सोक्स अप द रेन। अब यहां पे देखें तो एकदम ट्रांसफर्ड एपिथेट की क्वालिटी की तरह है कि ये देखिए अर्थ है और इसके पहले क्वालिटी किसकी आ गई? एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी आई है, क्योंकि थर्स्टी कौन नहाएगा? हम रहेंगे। जो ह्यूमन बीइंग है वही तो थर्स्टी होगा। तो इसके पहले क्वालिटी आ गई है कि ह्यूमन बीइंग की। तो अब आपको ये बताना है कि दैट इज पर्सनिफिकेशन या फिर ट्रांसफर्ड एपिथेट। नहीं, कैसे कैसे आप डिफरेंस करेंगे? बहुत यहाँ पे बारीकी समझना है सर जी। इसमें सर जी इसमें पर्सनिफिकेशन में ये सर जी मतलब जिसको हम सजीव मानते हैं वो चीज पहले आती है, जबकि एपिथेट में वो चीज बाद में सर जी आती है। नहीं, पर्सनिफिकेशन में बाद में आती है। नहीं, पर्सनिफिकेशन में सर पहले आती है। जैसे यहाँ पे ये जो थर्स्टी आई है ये पहले आया है, जबकि सर में ये बाद में आता है। तब आप यहाँ पे गड़बड़ हो गई। एक और मैं बोल रहा हूँ, अब आप बताइएगा। देखिए आप लोग प्लीज ऐसा कोई नियम ना पढ़ लें जो कि मतलब बस देखने के आधार पे या किसी ने बस ऐसे ही बता दिया हो। एक और देखिए, आई हैव सीन द हंग्री ओशिन। आई हैव सीन द हंग्री, HUNGRY, हंग्री ओशियन। ठीक है। गेन एडवांटेज, ये उसकी अगली वाली लाइन। अब इसमें बता दीजिए, इसमें तो ये बाद में आ गया है हंगरी ओशिन, तो यहां पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है कि क्या है? बोलिए। आप लोग कभी भी अपने कॉन्सेप्ट को गड़बड़ मत करिए, है ना। कहीं से कुछ चीज सुन के देख के चीजों को बहुत क्लियर करना है। और अभी ठीक है, हम तो पढ़ा ही रहे हैं क्लियर करने के लिए, तो हम आपकी बात को काट रहे हैं ज्ञान जी। अब बताइए, अब तो आप वाली बात यहाँ पे जो है दूसरे तरीके से आ गई, तो इसको पर्सनिफिकेशन माने कि ट्रांसफर्ड एपिथेट माने? बताइए। अगर हाँ, आपके हिसाब से, जो आपका तर्क है उसके हिसाब से ट्रांसफर्ड एपिथेट होना चाहिए, है ना? बिल्कुल सर जी। एक और रीजन दे सकता हूँ सर जी, हंगरी के बाद जो ये ओशन है, ये सर जी ओशन नाउन बन जाएगा। नाउन तो हर जगह है, क्या अर्थ नाउन नहीं है यहाँ पे? नाउन तो है ये। नाउन उसको बनाएंगे कैसे आप? वो तो नाउन पहले से है ना। ठीक है। जो कोई इनएनिमेट थिंग हो चाहे एनिमेट थिंग हो, नाउन तो हो ही सकता है। नाउन का डेफिनेशन क्या है? पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ओशन भी तो नाउन ही है, उसको बनाना क्या है? वो तो अपने आप ही है पहले से। और कोई कुछ बता सकता है? एनीवन एल्स? अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे डिफरेंस बताओ पर्सनिफिकेशन एंड ट्रांसफर एपिथेट में, तो क्या बताओगे आप? ओशन। ठीक है। तो किसी को कुछ समझ में आ रहा है? ज्ञान लेकिन बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, तारीफ मैं करूंगा, है ना। देखिए आप अपने ज्ञान के आधार पे, जो भी आपका पहले का एक बैकग्राउंड है उसके आधार पे तर्क तो जरूर करिए, ठीक है।
और आपने ट्रांसफर्ड एपिथेट पढ़ा है, ऐसा नहीं कि मैं तुरंत पर्सोनिफिकेशन के साथ तुलना कर रहा हूँ। पर्सोनिफिकेशन आपने अभी पढ़ा, ट्रांसफर्ड एपिथेट पहले पढ़ा था। एनीवन एल्स? हाँ, यस। जैसे सर भूख प्यास तो सर ह्यूमन बीइंग का लक्षण है। हाँ। हंग्री ओशियन। तो सर हमारे हिसाब से तो पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए। अच्छा, एक एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। वीरी वे, ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ जब मैं बता रहा था ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। तो आपको पता है कि जो वीरी जो लक्षण है, मतलब थका होना, ये तो एक ह्यूमन बीइंग का लक्षण है, लेकिन वहाँ पे उसके बाद वे आ गया है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वैसे यहाँ भी आया हुआ है। तो आप अब इसको भी आप बोलेंगे कि नहीं सर ये पर्सोनिफिकेशन है, क्यों मनोज जी? हाँ। अगर आप कहें, हाँ, अगर कहें, एक सेकेंड बस रुक जाइए, स्लीपलेस नाइट, तो अगर जो देखा जाए तो स्लीपलेस ह्यूमन बीइंग का लक्षण है, एक क्रिएचर का जो भी नाइट इसके साथ आ गया, तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है। हाँ बोलिए, रितेश जी कुछ बोल रहे हैं। सर ट्रांसफर एपिथेट में सर गलती से सर लगाया जाता है या जानबूझकर लगाया जाता है, लेकिन सर यहाँ पर्सोनिफिकेशन में वैसा कुछ नहीं है। तो हम, आप बताइए, आपके मैं सामने मैंने 4 एग्जाम्पल दिया है और मुझे नहीं पता कि किसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट है, किसमें पर्सोनिफिकेशन है। तो आप मुझे क्या हेल्प कर सकते हैं इस चीज को पहचान करने में? सर मैं बता रहा हूँ सर, इसमें जो गेन एडवांटेज है सर, एडवांटेज से पता चल रहा है कि ये ट्रांसफर एपिथेट है, और जो 30 अर्थ शॉक्स ऑफ द रेन, ऐसे ह्यूमन बीइंग का एकदम सीधे सीधे पता चल जा रहा है कि पर्सोनिफिकेशन। एक जगह आप सही बताएं, एक जगह मिस कर दिए हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप इसके लिए एक ट्रिक करना पड़ेगा, एक गेम समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसका जो तरीका मैं जिस बुक में पढ़ रहा हूँ, उस बुक में भी उसने जो तरीका बताया उससे लोग फंस जाएंगे, तो मैंने उसमें संशोधित किया है और मैंने अपना तरीका अपनाया है। आप सिर्फ इतना समझिए, एक और पेज में लेता हूँ, इसको समझ लीजिए, बहुत बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर इसमें आप अंतर समझना चाहते हैं तो आप बस एक ही क्वेश्चन पूछिए, और क्वेश्चन यही पूछना है कि टू whom does the epithet actually apply? ठीक है। अब एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव जो आया है, ठीक है। आपको ये पूछना है कि ये जो एडजेक्टिव आया है नाउन से पहले, ये वास्तव में किस पे अप्लाई होता है, आपको ये पूछना है उससे प्रश्न। या फिर दूसरे शब्दों में आप ये पूछिए कि जो, बस यही चीज कि किसको अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, हम अपने एग्जांपल्स को फिर से लेते हैं। जब ये अप्लाई हो रहा है ना, तो वहां पे ध्यान देना, अगर ये एपिथेट अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसी पर्सन को, मतलब किसी दूसरे को जिसके लिए वो आया है उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरे को, किसी ह्यूमन बीइंग को, तो उस केस में आप बोलोगे कि ये ट्रांसफर एपिथेट है, यानी ये एपिथेट वास्तव में इसके लिए आया ही नहीं था, ये तो गलती से बाय मिस्टेक इसके लिए यूज हुआ है, ठीक है, बस फिगरेटिव इफेक्ट देने के लिए। लेकिन जब दूसरा केस होगा कि जहां हम ये पाएंगे कि ये जो एपिथेट है ये वास्तव में उसी के लिए आया है जो इनएनिमेट थिंग है और जानबूझ के कोशिश की गई है, और ये किसी और के लिए नहीं आया है, तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। अब कैसे, इस बात को समझिए। जैसे हमने कहा कि वीरी वे, एकदम 100% आपको पता है कि जब वो पूरी लाइन है, पूरी लाइन क्या है कि द प्लोमैन होमवर्ड्स प्लॉट्स हिज वीरी वे, यानी जो प्लोमैन है, जो किसान व्यक्ति है, ठीक है, उसने जुताई करके अब वो अपने घर की ओर जा रहा है। तो जुताई कर चुका है, तो थका कौन होगा? रास्ता नहीं थका होगा, वो आदमी थका होगा। क्लियर है कि नहीं है? जो प्लोमैन है वो थका हुआ। तो ये जो वीरी है वास्तव में ये प्लोमैन के लिए आना चाहिए, लेकिन ये वे से पहले आया है, तो ये गलत यूज है। और ये कह लीजिए कि ट्रांसफर हुआ है एपिथेट का, एडजेक्टिव का, जो कि सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए था वहां पे उसके लिए, और ये दूसरे के लिए हो गया है।
इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं सभी को? इसका मतलब तो यहाँ वेरी जानबूझ के लगाया गया है। बिल्कुल जानबूझ के, ये तो पोएटिक रचना है ना। वो तो जो भी आप फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं बिल्कुल जानबूझ के और फॉल्स यूज है, लेकिन चूंकि ये है कि ये इफेक्ट डालने के लिए डाला गया है, ठीक है, इसीलिए तो ये फिगर ऑफ स्पीच है ना, कि आप जो सामान्य वे है उस तरह न बोल के दूसरे तरीके से बात को कहते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ जो दूसरा ये एग्जाम्पल है आपके सामने, द थर्स्टी अर्थ सोक्स अप द रेन। तो ये जो सोक अप करने का काम है, ये बताओ ये अर्थ के अलावा कोई और कर रहा है कि अर्थ ही कर रहा है? जल्दी बोलिए यस या नो भाई। अर्थ ही कर रहा है ना। तो ये जो थर्स्टी है, जब ये सोक कर रहा है तो अर्थ के लिए आएगा कि किसी और के लिए आएगा? अर्थ के लिए आएगा। इसका मतलब कि एक फिक्स है, ये ट्रांसफर हुआ ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो अर्थ है उसके पहले जो एपिथेट आया है, एडजेक्टिव आया है, ये तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, ये आया ही इसी के लिए है, और इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? 100% हो गया। बस अब यहाँ फिर देखिए, स्लीपलेस नाइट, आई स्लेप्ट स्लीपलेस नाइट, या आई पास्ड स्लीपलेस नाइट। प्लीज अपनी तरफ से माइक ऑफ करें आप लोग। तो यहां फिर समझिए, मैंने स्लीपलेस नाइट बिताई, तो ये जो स्लीपलेस है वास्तव में किसके लिए आया है? जो पर्सन है जिसने बिताई है, ठीक है। ये तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है नाइट से पहले, लेकिन ये आया किसके लिए? उस पर्सन के लिए आया है, तो इसलिए यहाँ पे फिर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। लेकिन जब आप बोल रहे हैं आई हैव सीन द हंग्री ओशन गेन एडवांटेज, तो कौन एडवांटेज गेन कर रहा है? बताओ भाई, कौन गेन कर रहा है? ओशन, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट यहां ओशन है, और एडवांटेज जो गेन वही करेगा ना जो हंग्री होगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, मौका मिल रहा है पढ़ने का, तो यानी वास्तव में जो हंग्री है ये ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी तो है, लेकिन ये ओशन के पहले लगाई गई है, और सिर्फ ओशन के पहले ही लगाई गई है, ये कहीं से ट्रांसफर नहीं किया गया है। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं सभी को? यस सर। ठीक है। तो जब कोई एपिथेट ट्रांसफर होता हुआ दिखाई दे, ठीक है, फॉर्मेट सेम वही है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, हर जगह एडजेक्टिव प्लस नाउन है, लेकिन जब वो एडजेक्टिव वास्तव में जो नाउन है उसके लिए यूज न होके किसी और नाउन के लिए आया था, लेकिन गलती से उसको दूसरे नाउन के पहले यूज किया जाए, तो क्या कहलाएगा वो? जल्दी बोलिए एक साथ सभी लोग, वो क्या कहलाएगा? बिल्कुल। और लेकिन जब वो एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए आया है उसी के ठीक पहले यूज किया जाए तो क्या कहलाएगा? पर्सोनिफिकेशन। अब तो नहीं भूलेंगे आप लोग, एकदम बताइए पक्के से। आवाज ही नहीं आ रही है, फिर इतना बढ़िया से क्लियर करने का मतलब नहीं रहता है जब उधर से आवाज नहीं आती है। तो 100% क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। कल हम लोग जो है पर्सोनिफिकेशन के कुछ टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। और बल्कि जो है पर्सोनिफिकेशन, चूंकि वो टाइप थोड़े से एक दो टाइप मैं अभी हल्के से बता ही दे रहा हूँ। देखो 3 टाइप होते हैं, अभी नोट कर लो, और आप चाहना तो उसको पढ़ के आ जाना, ठीक है। एक टाइप है, सबसे पहला टाइप, जिसको हम बोलते हैं प्रोजोपोइया, ठीक है। ये पहला टाइप है। जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं हम पर्सनल मेटाफर। क्या बोलते हैं? पर्सनल मेटाफर। जो तीसरा टाइप है इसको हम बोलते हैं पैथेटिक फैलेसी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक बात ध्यान देना आप, कि जो पर्सनल मेटाफर है यही तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। जैसे अभी जो मैं आपको बोल रहा था, हंग्री ओशन,
ठीक है, या फिर और एक एग्जाम्पल दिया, वो पर्सनल मेटाफर के टाइप, ठीक है। अब ये थोड़ा नाम सुनने में मेटाफर लग रहा है ना, लेकिन ये पर्सनिफिकेशन का एक टाइप है, ये ध्यान रखना है। तो पर्सनल मेटाफर में यही होता है, कल और डिटेल में आपको बताएंगे कि जब आपका जो एपिथेट है, एडजेक्टिव है, ये ठीक उसी नाउन के पहले आए जिसके लिए वो यूज किया गया है, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो जानबूझ के यूज किया गया है, पर्सनिफाई करने की कोशिश की गई है, उसको जानबूझ के ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया गया है, तो वो पर्सनल मेटाफर होता है, जो कि हमने अभी समझ लिया थोड़ी देर पहले। ये जो प्रोजोपोइया होता है, प्रोजोपोइया, तो ये भी अभी समझ लो हल्का सा, बाकी कल हम डेफिनेशन लिखवाएंगे कि इसमें क्या होता है कि कोई एक मतलब आपको ये नजर आएगा कि कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है, या पर्सन, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग है वो आपको बोलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। जैसे आप कहने लगो कि मेरा फुट ये कहता है, मेरी हाथ ये कहती है, मेरी उंगली ये कहती है, और वो जो कह रहा है उसको कोट करो, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, मैं अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप, अगर आप खोज सको तो कुछ और एग्जाम्पल खोजना। शेली का एक बहुत ही फेमस लिरिक है जिसका नाम है क्लाउड। शेली का एक बहुत ही फेमस लिरिक है जिसका नाम है क्लाउड, ठीक है। तो इस लिरिक में उसने क्या, क्लाउड में क्या किया उसने, जैसे एक लाइन है कि आई एम द वाटर, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, यानी यहां पे क्लाउड स्पीक कर रहा है। तो ऐसे पोयम्स आपको बहुत कम मिलेंगे जहां पे कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या इनएनिमेट थिंग स्पीक कर रही है, ठीक है। तो जो ये क्लाउड है शेली का, ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि जब वो बोलता है, उसमें क्लाउड जो बोल रही है या बोल रहा है कि आई एम द डॉटर, बोल रही है आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर एंड द नर्सलिंग ऑफ द स्काई, आई पास थ्रू द पोर्स ऑफ ओशन एंड द सोर्स, आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई। ये कौन बोल रहा है? क्लाउड बोल रहा है। यानी जब कोई बोलता हुआ नजर आ जाए तो वो समझ लो प्रोजोपोइया का एग्जाम्पल है, ठीक है। और सब में बोलते हुए नजर नहीं आते हैं, ठीक है। पर्सनल मेटाफर का एग्जाम्पल हमने देख ही लिया कि ये ट्रांसफर एपिथेट की तरफ बहुत लोग ट्रांसफर एपिथेट और पर्सनल मेटाफर में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी हमने देख लिया। पैथेटिक फैलेसी में कुछ नहीं होता है, बस ये है कि जब आपके इमोशन, जब पोएट कोई ऐसी लाइन लिखे कि उसमें जो आपका इनएनिमेट थिंग्स हैं या फिर जो आइडियाज हैं एब्स्ट्रैक्ट, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशन को शो करे, क्या करें, बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशन को शो करने लगे, तो वो समझ लीजिए क्या है, पैथेटिक फैलेसी है। मतलब वो आपके साथ पार्टिसिपेट करें, आपके रोने में, आपके धोने में। आप जब रो रहे हैं, सारी रोना धोना वर्ड है, तो जब आप रो रहे हो, जब आप परेशान हो, तो आपके दुख के साथ वो भी दुखी हो जाए, तो उसको बोलते हैं पैथेटिक फैलेसी, ठीक है। जब आप मिल्टन की पोयम को पढ़ेंगे पैराडाइज लॉस्ट, तो उसमें आप देखेंगे कि जब जो आपके एडम एंड ईव, जो हमारे पहले मतलब माने जाते हैं फॉर फादर्स, तो जब इन लोगों ने एडम जो ईव जो है, जब वो खाने वाली थी उस फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को, तो उस समय पूरा अर्थ, पूरी दुनिया, ठीक है, ये जितने भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं रो पड़े थे। तो उस सीन को जो मिल्टन ने डिस्क्राइब किया है वो पैथेटिक फैलेसी की कैटेगरी में आएगा। समझ में आ रहा है? जब इमोशन बहुत हाई लेवल का हो जाए, ठीक है, और जो है इमोशन एकदम बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रूप में अपने आप को शो करने लगे, तो वहाँ पे पैथेटिक फैलेसी होगी। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं सभी को? तो बाकी जो है अब हम कल करेंगे, और कल हम इनके डेफिनेशन को लिखवाएंगे, कल इनके एग्जाम्पल को देंगे आपको। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, और इसके तीनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने लेवल से कुछ एग्जाम्पल ला सकते हैं बहुत अच्छी बात है, ताकि जब मैं पूछूं तो आप मुझे फटाफट बताओ कि सर ये इस वर्ग का है, इस वर्ग का है, ठीक है। तो हम कल पर्सोनिफिकेशन के साथ इन सबको और इसके साथ ही साथ एपोस्ट्रोफी को एंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हो सका तो हाइपरबोले भी देखते हैं कल कितना हो पाता है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। विल मीट अगेन टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
संदेह से करेगा